तो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। जयपुर से बड़ी खबर आपको बता दें कि भजनलाल सरकार में नए मंत्रियों की एंट्री हो सकती है। उपचुनाव से पहले मंत्रिमंडल विस्तार संभव और सरकार में मंत्रिमंडल विस्तार की तैयारियां शुरू हो गई हैं। दिल्ली में वरिष्ठ नेताओं संग मंत्रिमंडल विस्तार पर चर्चा। सरकार में वर्तमान में 24 मंत्री हैं और 6 मंत्री पद खाली है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं जयपुर से, जहां पर उपचुनाव से पहले मंत्रिमंडल विस्तार संभव और सरकार में मंत्रिमंडल विस्तार की जो तैयारी है वो शुरू हो गई है। तो दिल्ली में वरिष्ठ नेताओं के साथ मंत्रिमंडल विस्तार पर चर्चा और सरकार में इस वक्त भजनलाल सरकार में वर्तमान में 24 मंत्री, 6 मंत्री पद खाली और इन्हीं मंत्री पद को फिल इन द ब्लैंक करने के लिए कैबिनेट यानी मंत्रिमंडल का विस्तार संभव हो सकता है। तो उपचुनाव से पहले मंत्रिमंडल विस्तार संभव और दिल्ली में वरिष्ठ नेताओं संग मंत्रिमंडल विस्तार पर चर्चा की। तो सरकार में मंत्रिमंडल विस्तार की तैयारियां शुरू हो गई हैं और उपचुनाव से पहले मंत्रिमंडल विस्तार की संभावना है और जिसके लिए दिल्ली में लगातार वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक, क्योंकि आपको बता दें कि इस वक्त 24 मंत्री हैं जो राजस्थान सरकार में है, 6 मंत्री पद खाली है और उन्हीं मंत्री पद को उपचुनाव से पहले भरने की तैयारी है। इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी कुलदीप सैनी हमारे साथ जयपुर से लाइव जुड़ गए हैं। कुलदीप, जिस तरीके से लगातार चर्चा हो रही है कि उपचुनाव से पहले मंत्रिमंडल राजस्थान का फैलाव होगा, यानी कि जो रिक्त पद खाली है मंत्रियों के उन्हें भरा जाएगा उपचुनाव से पहले। सवाल ये कि उपचुनाव से पहले क्यों, दूसरा ये जरूरी है या उपचुनाव से पहले की मजबूरी है? कुलदीप, राजस्थान में भजनलाल सरकार का जो विस्तार हुआ, विस्तार नहीं था। 24 वर्तमान सरकार की कैबिनेट में मंत्रियों की जगह है, तो काउंट कर लें तो मंत्रिमंडल जरूरत है कि जिस तरीके के विस्तार और सरकार चुनाव तो कहीं ना कहीं अब फराज पहले से आपको नाम जहाँ पर अलीचंद सदाफ जो जयपुर से ही विधायक है, अनिता बघेल से विधायक नहीं होते। तो ये नाम है जो रहे हैं और ये पार्टी के तत्व लगातार दौरे पर रहे हैं। बात ये कुलदीप, आपकी आवाज निरंतर जो है वो कट कट के आ रही है, तो हम एक बार फिर से आपसे जुड़ने का प्रयास करेंगे क्योंकि आपकी आवाज क्लियर आ नहीं रही। तो चुनाव से पहले मंत्रिमंडल की तैयारी शुरू हो गई है, यानी विस्तार संभवतः हो सकता है और उपचुनाव से पहले, और ऐसे में अब कई नेताओं के नाम सामने निकल कर आए हैं जिनके नाम हमने आपको बताए और ये संभवतः वो नाम हैं जिन्हें मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। और मौजूदा में 24 मंत्री हैं, 6 मंत्रियों का रिक्त पद खाली है और जिन्हें भरने के लिए उपचुनाव से पहले यह तैयारी शुरू हो रही है, जिसके लिए दिल्ली में लगातार बैठक और चर्चा चल रही है। तो कुलदीप हमारे सहयोगी हमारे साथ फिर से जुड़ गए हैं। कुलदीप, सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी। कुलदीप, सवाल यही था कि एक तो उपचुनाव से पहले अभी तक तो 24 मंत्री हैं, खबर आ रही थी कि 6 मंत्री, कई नाम है, तो मैं ये जानना चाह रहा हूं कि कौन कौन से नाम संभवतः, हमने जो नाम बताए संभवतः यही वो नाम है या कुछ सरप्राइजिंग भी देखने को मिल सकता है इस मंत्रिमंडल के एंट्री में? देखिए, इस बात में कोई दोराहे नहीं है कि राजस्थान में सब कुछ सरप्राइज रहा है, मुख्यमंत्री चयन से लेकर और कैबिनेट के विस्तार तक। अब 6 जो पद खाली है उनमें भी लगातार ये कयास लगाए गए थे, क्योंकि राजस्थान में 2 जो डिप्टी सीएम का जो टॉपा केंद्रीय मंत्रिमंडल की ओर से चुना गया था राजस्थान के लिए। अब ये भी है, मीडिया सुर्खियों में ये भी है कि किरोड़ीलाल मीणा को शायद डिप्टी सीएम का पद दिया जा सकता है। और बीच में ये भी रहा कि जो प्रेमचंद बैरवा है वो काफी विवादों में रहे और डिप्टी सीएम का पद उनसे जा सकता है। लेकिन प्रयास ये है कि किरोड़ीलाल मीणा आखिरकार वो आलाकमान से टच में है, क्या वो पार्टी के गाइडलाइन में चल रहे हैं, क्या वो पार्टी से नाराज है, क्योंकि उनकी गतिविधियां और उनके
जो बयानबाजी है वो पार्टी की विचारधारा से बिल्कुल अलग होते हैं। इसके साथ ही कृष्ण कृपलानी जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में शामिल है, पूर्व यूडीएच मंत्री रह चुके हैं वसुंधरा राजे सरकार में, और उसके अलावा 2 और नाम अनीता भदे और इसके साथ ही कालीचंद सराफ। और अब हम आदिवासी अंचल की बात कर ले, क्योंकि अब जो चुनाव होने हैं, उपचुनाव 7 सीटों पर जो उपचुनाव है उसमें आदिवासी अंचल की सीटें काफी महत्वपूर्ण है और मीणा बाहुल्य क्षेत्र होने के चलते हंसराज मीणा को भी टिकट इस बार मौका दिया जा सकता है, क्योंकि ये भी कुछ ऐसे नाम है जो पार्टी से लगातार नाराज चल रहे हैं। कुलदीप, ये जो किरोड़ी लाल मीणा का बयान आपने बताया कि पार्टी लाइन से अलग हटकर वो लगातार बयान दे रहे थे, सवाल ये है कि जिस तरीके से हमने देखा कि हरियाणा में बीजेपी को तीसरी बार इतनी बंपर पूर्ण बहुमत की सरकार मिली, उससे जो कार्यकर्ता है, नेता है, उनमें हाई जोश है। और हमने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को भी देखा हरियाणा में, जहां उन्होंने रैली की, लगभग 90% उनका स्ट्राइक रेट रहा। सवाल ये कि ये जो मंत्री पद खाली हैं और ये जो मंत्री पार्टी लाइन से अलग हटकर बयान दे रहे हैं, इसलिए भी इन्हें जगह दिया जा रहा है कि कहीं उपचुनाव में ये जो नाले पे दहला लग रहा है उसे बरकरार रखा जाए, क्योंकि अगर जरा सा भी डेंट पहुंचा तो पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं का मनोबल गिर जाएगा एक बार फिर से, इसीलिए ये सब मंत्रिमंडल विस्तार की तैयारी चल रही है। देखिए, ये जरूर मानने वाली बात है, किरोड़ी लाल मीणा एक बड़े चेहरे हैं भारतीय जनता पार्टी के और एक सीनियर लीडर के तौर पर जो जनमानस के बीच में रहकर काम करते हैं, उनकी उस तरीके से, क्योंकि अभी हमने देखा एसआई भर्ती प्रकरण चल रहा है, उसमें एक और सरकार परीक्षा रद्द करने पर लगी हुई है, दूसरी ओर किरोड़ी लाल मीणा जो परीक्षा में जो अभ्यर्थी पास हुए हैं उनके पक्ष में खड़े हुए हैं। तो कहीं ना ताकि जो गाइडलाइन है पार्टी की उससे अलग होकर वो हमेशा काम करते हैं, उनकी जो छवि है वो हमेशा इस तरीके की रही है। पहले भी ठीक है कुलदीप, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद कुलदीप आपका हमसे जुड़ने के लिए और खबर पर जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो दिल्ली में वरिष्ठ नेताओं के साथ मंत्रिमंडल विस्तार पर चर्चा और संभवतः मंत्रिमंडल का विस्तार होगा और जो नए नाम शामिल हो सकते हैं उन नामों का जिक्र हमने आपके सामने किया। अब देखना होगा मंत्रिमंडल विस्तार के बाद ही ये तो क्लियर हो पाएगा। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अगली खबर लखीमपुर से है, जहां विधायक योगेश वर्मा की पिटाई के मामले में एक नया मोड़ सामने आ गया है। आपको बता दें कि विधायक योगेश वर्मा की पिटाई के मामले के बाद कुर्मी बिरादरी के लोगों ने सम्मेलन किया और अब इसके जवाब में आरोपी अवधेश सिंह के मर्तन में क्षत्रिय समाज के लोग भी सम्मेलन करने की तैयारी में। फिलहाल बीजेपी ने आरोपी अवधेश सिंह सहित 4 लोगों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया। तो एमएलए योगेश वर्मा की पिटाई का जो मामला था वो लगातार तूल पकड़ता जा रहा है और 4 लोगों को नोटिस जारी किया गया है बीजेपी की तरफ से। 4 लोगों को नोटिस जारी का जवाब तलब किया गया है और अब हम आपको ये दोनों तरफ का जो हंगामा हो रहा है वो हम आपको दिखा रहे हैं। क्षत्रिय समाज के लोग सम्मेलन करें। कुर्मी तो पिटाई का मामला अब जातियों में बढ़ गया है। अब जातियों का शो दिखाई दे रहा है, एक तरफ कुर्मी समाज और एक तरफ क्षत्रिय। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे। मेरठ में समाजवादी पार्टी के विधायक अतुल प्रधान का धरना प्रदर्शन लगातार तीसरे दिन भी जारी। आपको यह बता दें कि महंगी शिक्षा, महंगी चिकित्सा के खिलाफ अतुल प्रधान धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और इन तमाम मुद्दों पर हमारे संवाददाता शाहरुख सैफी ने समाजवादी पार्टी के विधायक अतुल प्रधान से खास बातचीत की है। सुनवाते हैं आपको। समाजवादी पार्टी के विधायक अतुल प्रधान 3 दिन से यहाँ धरने पर बैठे हैं और उनका जन आंदोलन यहाँ जारी है। उसी को देखते हुए आज दशहरा है, दशहरे को देखते हुए उन्होंने एक अनोखी पहल शुरू की है। प्राइवेट अस्पताल और प्राइवेट शिक्षा को लेकर के उन्होंने एक पुतला बनाया है जिसको वो आज 5:30 बजे दहन करेंगे। हमारे साथ खुद मौजूद हैं विधायक अतुल प्रधान जी। आपने ये पहल की है, इसके साथियों को धन्यवाद करूंगा और ये पहल इसी चीज के लिए कम से कम वो चेते हैं। सांकेतिक रूप से धरना प्रदर्शन, ये आपके पुतले रखे गए हैं और यहाँ पर हम लोग धरना प्रदर्शन पिछले तीसरा दिन आज हम लोगों को है। हमारा कहना यही है, दशहरे का त्योहार आपके माध्यम से लोगों को शुभकामनाएं देता हूँ। ये बुराई पर अच्छाई की जीत का त्योहार बनाया जाता है, तो ये बुराई के रूप में आजकल प्राइवेट अस्पताल और प्राइवेट स्कूल आ गए हैं, तो उसको लेकर हम लोग ये सांकेतिक रूप से आज रात को पुतला दहन करेंगे।
अच्छा विधायक जी, आपका 3 दिन हो गए हैं, अभी तक क्या अधिकारियों से अभी अधिकारी लोग कल भी आए थे, परसों भी आए थे, लेकिन आज फिर अधिकारी लोग आ रहे हैं। हम इस लड़ाई को वहीं तक लेके जाएंगे। अच्छा, ये आज आप दहन करेंगे पुतला, ये क्या सोच करके आपने ये यही रखा कि भाई बुराई पर अच्छाई की जीत का त्योहार है, तो ये बुराई के रूप में आजकल हैं, तो इनके बुराई पर अच्छाई की जीत के लिए हम लोग ये आंदोलन कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ मौजूद थे विधायक अतुल प्रधान, जिनका कहना है कि बुराई पर अच्छाई की जीत के लिए ये पुतला दहन किया गया है और इसी को देखते हुए 5:30 बजे ये पुतला दहन किया जाएगा, जिसमें प्राइवेट स्कूल और उच्च शिक्षा को लेकर के ये पुतला बनाया गया है। मेरठ से नवोज के लिए शाहरुख सैफी की रिपोर्ट। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। मथुरा में विजयदशमी के पर्व पर मथुरा में रावण के पुतले का दहन किया जाएगा और महाविद्या कॉलोनी के रामलीला ग्राउंड में 81 फुट ऊंचे रावण के पुतले का दहन किया जाएगा। इस दौरान हमारे संवाददाता मोहम्मद फारूक ने दशहरे के उपलक्ष्य पर लोगों से बातचीत की है, दिखाते हैं। विजयदशमी का आज पर्व है और विजयदशमी के पर्व पर तमाम यहाँ पर भीड़ इकट्ठी होती है। देखिए, रावण और रावण का पुतला जो है यहाँ पर बना दिया गया है और खड़ा कर दिया गया है। ये बहुत ही प्रसिद्ध जगह है, ये सदर बाजार का चौराहा है, जहाँ पर एक 50 वर्षों से अधिक से यहाँ पर रावण को जलाया जाता है। यहीं पीछे जो है रामलीला होती है और यहाँ रावण का जो है वध किया जाता है, रावण का पुतला बनाया जाता है। कई दिन से इसकी तैयारियां चल रही थी। तमाम देखिए, मैं अपने कैमरा सहयोगी से कहूँगा दिखाएं कि कितनी यहाँ पर दुकानें लगी हुई हैं और तमाम यहाँ पर अभी शाम को भीड़ होगी। तमाम बच्चों के खिलौने हैं, दुकानें हैं, तमाम सजावट का जो सामान है यहाँ पर लग रहा है और भी दुकानें यहाँ पर सजाई जा रही हैं। अब यहाँ पर शाम को 5 बजे से मेला शुरू हो जाएगा और यहाँ पर रावण का वध होगा। यहीं पीछे रामलीला होती है। रामलीला में श्री राम और लक्ष्मण जी आएंगे और यहीं आकर वो सामने अपना अग्निबाण छोड़ेंगे और अग्निबाण छोड़ते ही धू करके रावण जल जाएगा और असत्य पे सत्य की जीत होगी। इंडिया वॉइस के लिए मैं मोहम्मद फारूक, मथुरा। आज विजयदशमी का पर्व है और हम लोगों से पूछ रहे हैं कि आज जो है रावण का जो आज वध होता है उस पे लोगों की अपनी अपनी क्या राय है, तो हम जानते हैं। क्या नाम है आपका, बताएं। मेरा नाम सरिता है। सरिता जी, ये बताइए कि आज जो रावण का वध हो रहा है उस पर आपका क्या कहना है? रावण का वध क्यों हो रहा है? रावण का तो फिर अपने उसके कर्मों के कारण था, लेकिन था बहुत बड़ा ज्ञानी था वो रावण, लेकिन किसकी वजह से एक थोड़ा सा उसने गलती की जिसकी वजह से आज उसका वध हो रहा है। वध हुआ था आज के दिन उसका, नहीं तो होता नहीं। बच्चे ये कि जो अच्छे कर्म करें और कर्म के अनुसार ही चलने में फायदा है। बताइए, क्या नाम है आपका, बताइए। जी, मेरा नाम गौरी शर्मा है। आज के दिन दशहरा जगह जगह मनाया जाता है और यहाँ तो इतना नहीं, लेकिन यहाँ से थोड़ी दूरी पे सदर पे वहाँ ज्यादा जोर से मनाया जाता है। अच्छा, ये बताइए, केवल 2 शब्द हम आपसे पूछेंगे कि आज के इस अवसर पर रावण के लिए आप क्या बोलेंगे? आज के लोगों को देख के तो आज की जो लोग हैं, जो आज की जो विचारधारा है, रावण की विचारधारा फिर भी ठीक थी, क्योंकि माँ सीता उनके राज में भी सुरक्षित थी, लेकिन आज के जमाने में हम लोग सुरक्षित नहीं है। हमारे साथ में जो है और भी यहाँ पर लोग हैं, उनसे भी हम बात करेंगे कि आज के इस मौके पर 2 शब्द रावण के लिए इस अवसर पर बताइए। रावण के लिए आज दशहरे के दिन 2 शब्द आपके क्या कहना चाहिए? आज रावण का मेला है और दशहरा का दिन है। रावण जो पहले से ही जो लोग कार्यक्रम करते आए हैं वही चल रहा है। बस रावण ठीक आदमी था, कोई गलत आदमी नहीं था, पूज्य पंडित था, माना हुआ आदमी था, लेकिन इस समय रावण का कलयुग बताते हैं। आज जो है विजयदशमी का पर्व मनाया जा रहा है, मथुरा में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। और आइए हम बात करते हैं, अभी लक्ष्मीनगर क्षेत्र में ये चौराहा है और यहाँ काफी लोग इनसे भी बात करते हैं। ये बताइए कि इस अवसर पर रावण के लिए आपके क्या 2 शब्द? मेरा मानना यह है कि आज के समय में हर बहन को चाहिए कि उसके रावण जैसा एक भाई हो, क्योंकि जब सुपर्णखा की नाक कटी थी तो पूरा उसका सहयोग करने वाला, अपनी बहन का सहयोग करने वाला रावण ही था।
आज के समय में हर बहन के भाई को रावण जैसा भाई चाहिए ही चाहिए। जो आज के समय में छेड़छाड़, बलात्कार जैसी, उठावनी जैसी समस्याएं जो पैदा हो रही हैं, आगे जीवन में, भविष्य में किसी की हिम्मत नहीं पड़ेगी किसी भी लड़की के ऊपर आंख उठाने की। तो अब रुक करेंगे अगली खबर की, और अगली खबर मैनपुरी से है, जहां राशन लेने जा रहे साइकिल सवारों को ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी और टक्कर लगने से 2 साइकिल सवार की मौके पर ही मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पूरी घटना बेवर थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे की बताई जा रही है। अगली खबर अमरोहा से है, जहां शासन के आदेशों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है। आपको बता दें कि नवरात्र में बंदी के बाद भी मीट की दुकान खुल रहे हैं। सीएम योगी के आदेशों का नगर पुलिस पालन नहीं कर पा रही है। खुलेआम मीट बेचते हुए सोशल मीडिया पर बाकायदा वीडियो वायरल हो रहा है, जिसको लेकर शहर पुलिस और जिम्मेदारों की कार्यशैली पर भी सवाल उठ रहे हैं। किसको तो वहीं नागपुर में आरएसएस मुख्यालय में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने विजयादशमी के अवसर पर शस्त्र पूजा की और मोहन भागवत ने इस अवसर पर बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार, कोलकाता कांड और इजरायल युद्ध पर अपने विचार रखे। भागवत ने यहां भी हिंदुओं को इकट्ठा होने का संदेश दिया। आरएसएस प्रमुख का विजयादशमी संबोधन संगठन के लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम माना जाता है, क्योंकि इस दौरान उनके संबोधन के दौरान भविष्य की योजनाओं और दृष्टिकोण को सभी के सामने रखा जाता है। इसी मंच से राष्ट्रीय महत्व के कई मुद्दों पर आरएसएस के रुख का पता चलता है और जहां पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि दुर्बल रहना अपराध है, असंगठित हुए तो अत्याचार बढ़ेगा। मिलते थे, अपनी व्यक्तिगत कठिनाइयां बताते थे, उनके हाल पर उनसे चर्चा होती थी। इसी का आगे एक सत्संग आंदोलन बन गया और 1925 में उस आंदोलन का भी विधिवत पंजीयन हुआ। उस आंदोलन का मुख्यालय आजकल देवघर में है। उनकी भी शताब्दी इस वर्ष 2025 में चलेगी और हम जानते हैं भगवान बिरसा मुंडा के जन्म के 150 वर्ष हो गए। विदेशी वर्चस्व के विरुद्ध, शोषण के विरुद्ध वनवासी समाज में, आदिवासी समाज में बहुत जागृति जिन्होंने की, केवल भाषण देकर नहीं, अपने जीवन को यज्ञ में अर्पण कर दिया और ऐसा उपदेश दिया और ऐसा आचरण हमारे सामने रखा कि हमारे जनजातीय बंधुओं के अस्मिता को, अस्तित्व को, स्वतंत्र भारत में सशक्त होकर अपने योगदान करने को एक पुष्ट वैचारिक और व्यावहारिक उनका भी 150वां जन्म जयंती का वर्ष चल रहा है। स्मरण करने का कारण ऐसा है कि ये लोग हमारे सामने मूर्तिमंत उदाहरण है जैसा हमको होना चाहिए। व्यक्तिगत और राष्ट्रीय चारित्र्य इन्होंने जो किया उसका हमको लाभ हो रहा है, ये बात अलग है, परंतु वो लोग कैसे थे, अलग अलग समय में, अलग अलग कार्य क्षेत्रों में उन्होंने काम किया, परंतु सबकी समान बातें कुछ थी। इन सब लोगों ने प्रामाणिकता से, निस्वार्थ बुद्धि से देश हित में, समाज हित में, संस्कृति और धर्म के हित में ही काम किया, अपने लिए कुछ नहीं रखा। निस्पृहता उनका गुण था और निर्भय थे, परिस्थिति की परवाह नहीं की, क्या भुगतना पड़ेगा इसकी कभी चिंता नहीं की। संघर्ष का कर्तव्य उपस्थित हुआ तो पूरे